दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था कि एस्टोपल जो सेक्शन 121 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लिखा गया उसका कनेक्शन सेक्शन 94 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ में क्या है। और एक एग्जाम्पल जब मैंने दिया था तो एग्जाम्पल क्रिमिनल लॉ का था और लास्ट में मैंने आपको ये कहा था कि क्या ये एस्टोपल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पर भी एप्लीकेबल होगा, इसके बारे में कानून क्या कहता है और दोस्तों मेरी ओपिनियन क्या होगी, ये आज दोनों बातें मैं आप लोगों से करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, मैंने जब इसको पढ़ने की कोशिश की कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पर एस्टोपल किस तरीके से एप्लीकेबल होता है, तो मुझे दो व्यू मिले हैं। वो दोनों व्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और मुझे दोनों व्यूज में कुछ गैप मिला है और उस गैप पर मैं अपनी ओपिनियन दूंगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, पूरी वीडियो आपको देखनी है, मोटा रजिस्टर लेकर बैठ जाइए, जो बातें मैं आपको बताऊं उनको नोट करते रहना है। और प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, क्योंकि दोनों बातों में दो राइटर्स की बुक मैंने पढ़ी और भी बहुत सारी बातें पढ़ी, बट दो राइटर्स ने अच्छा खासा लिखा। जब दोनों को मैंने पढ़ा तो दोनों की बातों में कुछ गैप रह गया है जिसको उन्होंने एड्रेस नहीं किया। दोनों ने अपने अपने व्यू दिए हैं। एक कहते हैं कि एस्टोपल केवल और केवल सिविल एक्शन है, हेंस इट हैज नो रोल टू प्ले इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। अर्थात मिस्टर मुनीर हैं जस्टिस साहब, इन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि एस्टोपल केवल और केवल सिविल एक्शंस में ही एप्लीकेबल होगा, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में इसका कोई रोल नहीं है। और साथ में ये कहा कि जब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की बारी आती है तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में जो प्ली ली जाती हैं वो इतनी कठोर होती हैं, इतनी कोजेंट होती हैं, इतनी सटीक होती हैं कि वहां पर एक डिफरेंट व्यू लिया जाना कोई मैटर नहीं करता है, वो यूजलेस है। बट वहीं पर एक दूसरे राइटर हैं डॉक्टर राव, उनका ये कहना है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि एस्टोपल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में भी एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन उन्होंने क्रिमिनल को दो पार्ट में बांट कर दिखाया है। एक एस्टोपल अगेंस्ट एक्यूज, आरोपी के अगेंस्ट एस्टोपल एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। दूसरा, क्या प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट एस्टोपल एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में भी दो पार्ट में डॉक्टर राव साहब ने इसको डिवाइड कर दिया है। और पहले मैटर में तो ये कहा कि जो एस्टोपल अगेंस्ट एक्यूज होगा वो एप्लीकेबल नहीं होगा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में। इसके पीछे का कारण उन्होंने ये दिया कि जब सेक्शन 108 भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमने पढ़ी थी तब हमने ये डिस्कस किया था कि एक्यूज कंट्रेरी प्ली ले सकता है क्या। एक बार बोले कुछ और दूसरी बार उसका कंट्रेरी बोले, क्या एक्यूज ऐसी प्ली ले सकता है क्या अपने डिफेंस में। आपको वर्ड मार्क करना है अपने डिफेंस में, कि क्या एक्यूज कंट्रेरी प्ली ले सकता है जब उसे अपना डिफेंस करना हो। तो उन्होंने एक दो जजमेंट के नाम देते हुए कहा कि हाँ, कंट्रेरी प्ली ले सकता है। शारदा, गिरदीचंद शारदा। और दूसरा आपको बड़ा याद होगा, बड़ा फेमस केस है नानावती केस, के एम नानावती, 1962 का केस है, जहां पर एक्यूज ने पहली बार प्ली ये ली थी। मैं थोड़ा सा ब्रीफ बताता हूं कि जब उसने अपनी वाइफ को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा तो एक्यूज ने इसकी वाइफ का जो फ्रेंड था उसकी डेथ कर दी। जब के एम नानावती के ऊपर चार्जेस लगे मर्डर के, तो पहली बार उन्होंने ये प्ली ली कि जो पिस्टल थी इससे एक्सीडेंटली गोली चल गई। यानी उन्होंने प्ली ली कि ये जो इंसिडेंट हुआ, ये जो डेथ हुई है बाय एक्सीडेंट हुई है, ये इंटेंशनल डेथ नहीं थी, नॉलेज के साथ नहीं थी, इसलिए मर्डर के चार्जेस प्रूव नहीं होने चाहिए। लेकिन जब ये प्ली उनकी नहीं चली, ये प्रूव होने लगा कि ये तो इंटेंशनल डेथ है, देन उन्होंने दूसरी प्ली ली कि मैंने जब अपनी वाइफ को
किसी और व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक परिस्थितियों में देखा, तो मुझे प्रोवोकेशन हो गया और ये प्रोवोकेशन सडन था एंड ग्रेव भी था। जब एक्सेप्शन की बात आती है मर्डर के केसेस में, तो वहां पर एक एक्सेप्शन है कि अगर प्रोवोकेशन के अंदर किसी ने ऐसी डेथ कर दी है, बट वो प्रोवोकेशन सडन होना चाहिए एंड ग्रेव होना चाहिए, दोनों होने चाहिए, दोनों में से कोई एक भी होगा तब भी एक्सेप्शन की मर्डर के एक्सेप्शन की कैटेगरी में नहीं जाता है। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की कैटेगरी में नहीं जाता है जब तक दोनों नहीं होंगे। तो डिटेल में बात करेंगे बाद में। तो इस केस में ये कहा गया कि एक्यूज अपने डिफेंस में कंट्रेरी प्ली ले सकता है। एक्यूज को ये नहीं कहा जा सकता कि आपने अभी तो ऐसा कह रहे थे, आपने एक्सीडेंट बाय एक्सीडेंट ऐसी पिस्टल चल गई आपसे, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि एक्सीडेंटल तो नहीं है, या तो मैंने जानबूझकर है, बट अंडर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में किया गया है। वो एक्सेप्शन का फायदा लेना चाहते हैं। तो सेक्शन 108 भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहती है कि अगर कोई एक्यूज पर्सन अपने एक्ट को जनरल एक्सेप्शन या फिर किसी स्पेसिफिक एक्सेप्शन में फॉल कराना चाहता है, तो ऐसी परिस्थितियां प्रूव करने की ड्यूटी की जो परिस्थितियां इसके एक्ट को जनरल एक्सेप्शन या स्पेशल एक्सेप्शन में फॉल कराएंगी, ऐसे सरकमस्टांसेस को, ऐसे फैक्ट को प्रूव करने की ड्यूटी ऐसे एक्यूज की ही होगी। बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर होगा। तो इन बातों का सहारा लेते हुए डॉक्टर राव साहब ने बोला कि एक्यूज के अगेंस्ट तो एस्टोपल एप्लीकेबल नहीं होता, उसको नहीं रोक सकते आप कंट्रेरी व्यू लेने से। बट क्वेश्चन आता है कि क्या प्रोसिक्यूशन को रोका जा सकता है कंट्रेरी व्यू लेने से? तो उन्होंने एक लाइन में लिखा है कि कोई डाउट नहीं है इस बात में कि प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट, बल्कि उन्होंने लिखा है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में एस्टोपल एप्लीकेबल होता है। अब प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट होता है, एक्यूज के अगेंस्ट तो उन्होंने मना कर दिया। बट मैंने जो गैप पाया है, मैंने जो गैप तलाश किया है, मैं एक्यूज के अगेंस्ट भी दोस्तों आपको समझाने की कोशिश करूंगा, कन्विंस करूंगा कि हाँ, एक्यूज के अगेंस्ट भी एस्टोपल एप्लीकेबल हो सकता है। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस, 2 वीडियो देख ली होंगी जिनमें मैंने वो स्टोरी, रियल स्टोरी सुनाई है। तो उम्मीद करता हूं कि वो स्टोरी आपको याद भी होगी और फैक्ट्स भी याद होंगे। मैं लौटकर उसी स्टोरी पर जाऊंगा, थोड़ा सा ब्रीफ भी बता दूंगा, बट आपको जरूर देखनी चाहिए, डिटेल बातें उसी में लिखी गई है। जब प्रोसिक्यूशन पर एस्टोपल एप्लीकेबल होता है या नहीं होता, इस बात को समझाना था, तो उन्होंने सहारा लिया है एक यूएस के केस का, 1970 का यूएस का केस है। एस नाम का उसमें एक्यूज है, और वहां के सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डिसाइड किया। इसके थोड़े ब्रीफ फैक्ट मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, जिससे कि पता चले कि प्रोसिक्यूशन ने क्या क्या प्ली ली, किस लिए एस्टोपल यहां पर यूज किया जा रहा है। जब जब आपको एस्टोपल कहीं वर्ड मिले, मींस इसका प्रिंसिपल क्या है। मैं बार बार आपको कहता हूं कि प्रिंसिपल आपको जरूर याद रखना है, और प्रिंसिपल है कि किसी भी पर्सन को कंट्रेरी प्ली नहीं लेने दी जाएगी। अगर वो कंट्रेरी प्ली लेता है तो उसको कंट्रेरी फैक्ट प्रूव करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। अब प्रोसिक्यूशन ने क्या हुआ, क्या केस था कि 6 लोग एक हाउस के बेसमेंट में बैठ के पोकर खेल रहे थे। उसी समय 4 लोग दूसरे आते हैं और इन 6 लोगों को लूट कर चले जाते हैं। इन 6 लोगों पर जितनी भी मनी थी, पैसा था, उसे ले गए, और इन्हीं जो पोकर खेल रहे थे 6 लोग, इनमें से एक की कार खड़ी थी, उसी कार में बैठकर भाग गए। इन चारों लोगों को पकड़ा गया, इनके अगेंस्ट चार्ज लगाया गया आर्म्ड रॉबरी का एंड थेफ्ट। कार की थेफ्ट करी थी, आर्म्ड रॉबरी थी, वो जो मनी इन्होंने लिया था, जो पोकर खेल रहे थे, उसमें इन्वॉल्व थी। 4 एक्यूज में से प्रोसिक्यूशन विटनेसेस ने, हर एक प्रोसिक्यूशन विटनेसेस ने 4 में से 3 एक्यूज पर्सन्स को करेक्टली आइडेंटिफाई कर दिया।
कि हाँ जी, यही एक्यूज थे जिन्होंने हमारे पैसे को लूटा, और जिनमें एस था उसको पॉजिटिवली आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कोई भी विटनेस। इसलिए जो स्टेट कोर्ट थी उसने एस को एक्विटल कर दिया। लेकिन अब प्रोसिक्यूशन ने क्या किया कि प्रोसिक्यूशन ने अभी ये किस में एक्विटल किया? आर्म्ड रॉबरी। इसके ऊपर एक चार्ज लगा था आर्म्ड रॉबरी का, 6 में से एक पोकर खेलने वाले व्यक्ति को लूटने का। अब जब ये आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो कोर्ट ने इसको एक्विटल कर दिया, बरी कर दिया, क्योंकि ऐसे केसेस में जब तक विटनेसेस, जो आई विटनेस है, वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहा है कि ये था भी या नहीं था वहां पर मौके पर, तो उसको सजा नहीं दी जा सकती है। अब प्रोसिक्यूशन ने क्या किया कि दोबारा से केवल और केवल आर्म्ड रॉबरी का नहीं, केवल रॉबरी का और दूसरे पोकर को लूटने का चार्ज इसके ऊपर लगवा दिया। अब वहां का क्या लॉ रहता है इस पॉइंट पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, बट स्टोरी यही है कि प्रोसिक्यूशन ने अगेन इस एस के ऊपर एक चार्ज लगाया, ओनली रॉबरी, नॉट आर्म्ड रॉबरी, एंड टू रॉब द अनदर पर्सन आउट ऑफ द 6 पोकर प्लेयर्स। इस बार जो विटनेसेस पेश किए प्रोसिक्यूशन ने, उन विटनेसेस ने इसको इस बार करेक्टली आइडेंटिफाई भी करा दिया। अब जैसे ही करेक्टली आइडेंटिफाई हुआ एस, तो स्टेट कोर्ट ने इसको कन्विक्ट कर दिया। अब जैसे ही ये स्टेट कोर्ट ने कन्विक्ट किया, तो अब ये प्ली लेकर गया फेडरल कोर्ट में, जहां पर इसने प्ली ली कि अगर एक बार ऑटरी फॉइस एक्विट, एक बार अगर एक्विट कर दिया गया, एक बार केस डिसाइड कर दिया, देन अब उस पर दोबारा से आप केस नहीं चला सकते और ना ही उसको सजा दे सकते। तो फेडरल कोर्ट ने मना कर दिया इसकी प्ली को सुनने। देन ये गया यूएस के सुप्रीम कोर्ट। देन सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने सामने यही क्वेश्चन रखा कि क्या उन्होंने अमेंडमेंट किया था डबल जीओ पार्टी के मैटर में, तो क्या ये अमेंडमेंट की कैटेगरी में ये आता है कि एस्टोपल यहां पर एप्लीकेबल होना चाहिए, कि वो ऑटरी फॉइस कन्विक्ट या फिर ऑटरी फॉइस एक्विट पर दोबारा से प्रोसीडिंग नहीं हो सकती? तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, यहां पर एस्टोपल एप्लीकेबल होगा। और एक बार अगर वैलिड एंड फाइनल जजमेंट के थ्रू इस व्यक्ति को एक्विट कर दिया गया, तो अब प्रोसिक्यूशन को अलाउ नहीं किया जा सकता कि वो दूसरा चार्ज सेम फैक्ट के ऊपर इस पे लगाए और ट्रायल चलाए। इट मींस प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट एस्टोपल अप्लाई कर दिया। ये दो बातें लिखी दो राइटर्स ने। एक ने कह दिया, मिस्टर बुनीर साहब ने कह दिया कि ये सिविल मैटर है, केवल एस्टोपल क्रिमिनल में नहीं अप्लाई होगा। उन्होंने तो क्लियर कट मना। डॉक्टर राव साहब ने इस जजमेंट का हवाला लेते हुए कहा है कि क्रिमिनल केसेस में भी एस्टोपल एप्लीकेबल हो सकता है। और एग्जाम्पल दोनों आप लोगों के सामने मैंने अभी रख दिए। एक तीसरा एग्जाम्पल और देता हूं, अपनी राय बाद में बताऊंगा मैं। आपको ध्यान रखना है कि एक्यूज को एक बार फाइनल जजमेंट से, वैलिड जजमेंट से एक्विटल कर दिया गया था। देन यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अब प्रोसिक्यूशन को स्टॉप करेगा कि आप दूसरा अपना, एक बार जब इसको आइडेंटिफाई नहीं किया उन विटनेसेस ने, अब दोबारा कैसे करा रहे हैं। चलो डिटेल जो भी रही होंगी, एक और एग्जांपल देता हूं और वो है अडल्ट्री से रिलेटेड है, जो पहले सेक्शन 497 आईपीसी हुआ करती थी, अब डिलीट कर दी गई है। नए कानून भारतीय न्याय संहिता में अडल्ट्री जैसा कोई ऑफेंस अब नहीं है। बट पहले था, मैं एग्जांपल के लिए आपको समझाना चाहता हूं, मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपका। अडल्ट्री में होता यह है कि एक मैरिड वुमेन होती है और इस मैरिड वुमेन के साथ एक कोई और पर्सन है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है। हाँ, उस वुमेन की कंसेंट से करता है, इस कारण से वो रेप की कैटेगरी में नहीं आता है। बट यहां पर हस्बैंड जो है इस मैरिड वुमेन का, वो विक्टिम हो जाता है। वो कंप्लेन करता है
उस पर्सन के अगेंस्ट जिसने इसकी वाइफ के साथ में उसी की कंसेंट से सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। अब उसके खिलाफ जब कंप्लेंट करता है तो वो जो पहला पर्सन है जो एक्यूज है वो प्ली ले सकता है कि हस्बैंड जो है इस मैरिड वुमेन का उसने कंसेंट दी थी कि उसकी वाइफ किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर ले, देन मैंने उस कंसेंट से सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है इसकी वाइफ के साथ। या ये कह सकता है कि वाइफ एंड हस्बैंड दोनों मिले हुए थे, कनाइवेंस थी दोनों की ऐसे सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, देन ये प्ली भी ये जो पर्सन है जिसके ऊपर अडल्ट्री का चार्ज लग रहा था वो ऐसी प्ली दे सकता। और अगर हस्बैंड के कंडक्ट से, हस्बैंड के स्टेटमेंट से अगर ये प्रूव हो गया कि हाँ हस्बैंड एंड वाइफ कनाइवेंस में थे या कंसेंट थी हस्बैंड की, देन वो हस्बैंड जो अब कंप्लेंट कर रहा है अडल्ट्री की वो वापस नहीं जा सकता दूसरे स्टेटमेंट पर कि ये कंसेंट नहीं थी या हमारी कनाइवेंस नहीं। एक बार प्रूव हो गया कि हस्बैंड की कनाइवेंस थी, देन उसको एस्टॉप करेगा। अडल्ट्री क्रिमिनल मामला था। क्रिमिनल मामले में जो विक्टिम है, जो अपने आप को शो कर रहा है कि मैं विक्टिम हूं, उस पर एस्टोपल अप्लाई हुआ क्योंकि वो दो कंट्रेरी बातें कर रहा है। अब मैं आपको यहां अपना व्यू बताना चाहूंगा और वो गैप बताना चाहूंगा पहले जिस पर दोनों में से या तीनों एग्जाम्पल में से किसी ने भी कोई बात नहीं करी। और मेरा मानना है कि जब भी हम एस्टोपल को चेक करेंगे तो एस्टोपल का जो डेफिनेशन है, मीनिंग है, बेसिक इंग्रेडिएंट हैं, उनको आप ध्यान में रखते हुए करेंगे। देखिए अभी आप मान लीजिए कि ये कह दिया कि एक्यूज के अगेंस्ट एस्टोपल नहीं लग सकता, पहले ये बोला गया जब वो अपना डिफेंस में। दूसरी तरफ प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट एस्टोपल यूज हो सकता। मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने जो गैप देखा है वो बताऊंगा, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक्यूज के अगेंस्ट एस्टोपल यूज हो सकता है। कैसे हो सकता है? जो मैंने पिछली स्टोरी सुनाई थी वो क्रिमिनल केस की थी और बिल्कुल सटीक है, वहां पर एस्टोपल अप्लाई होना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं, लॉजिक मैं आपको देना चाहता हूं इसके पीछे का, और मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि आप कमेंट करके बताएंगे कि आप मेरे लॉजिक के साथ जाते हैं या आप मेरे लॉजिक के अगेंस्ट जाते हैं। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं क्योंकि मुझे ये गैप मिला है तो गैप को भरने की, फिल करने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आप फ्यूचर में ये प्ली मौका लगे आपको तो आप उठा सकें। थोड़ी देर में मैं उस पिछली स्टोरी की कहानी को फटाफट से आप लोगों को समझा देता हूं। स्टोरी ये थी कि एक स्वामी जी थे, वो चीट कर रहे थे एक लाला जी को। चीट किया था उन्होंने कि लाला जी से कहा था कि हम किसी ट्रस्ट से आपको 100 करोड़ रुपए का लोन दिलवा देंगे, उसके बदले आप हमें एडवांस में 5 करोड़ रुपए दे देना। तो लाला जी ने 5 करोड़ रुपए में से 3 करोड़ 75 लाख रुपए, 3.7 करोड़ रुपीस स्वामी जी को आरटीजीएस के थ्रू दिया था, और वो था कमीशन, और जिसमें स्टैंप ड्यूटी, डॉक्यूमेंटेशन, एडवोकेट, इन सब का खर्चा था। इसके बदले लाला जी को 100 करोड़ रुपए का लोन मिलना था, जो सब झूठी कहानी थी। लोन दिलाने की पोजीशन में ही नहीं थे स्वामी जी। तो जैसे ही उन्होंने ये पैसा लिया, बाकी पैसा 5 करोड़ उन्होंने बाकी पैसा जो बचा था 1.25 करोड़, वो कैश में, गोल्ड में, ज्वेलरी में ले लिया। अब स्वामी जी ने एक चतुराई करी थी कि इस लाला जी के साथ में एक एग्रीमेंट बना लिया था, और जिसमें ये कहा था कि ये जो पैसा तुमने मुझे आरटीजीएस से दिया है, ये पैसा मैं तुमसे लोन ले रहा हूं। कौन कह रहे हैं? स्वामी जी कह रहे हैं कि ये पैसा मैं तुमसे लोन ले रहा हूं लाला जी से। लाला जी बोले आप लोन नहीं ले रहे हैं, आप तो मेरे से कमीशन ले रहे हैं, आप बोल कुछ रहे हैं और लिखवा कुछ रहे हैं मेरे से। तो उन्होंने कहा कि मुझे देखिए, आपको लोन मिलेगा 100%, 100 करोड़ रुपए का लोन आपको मिलेगा, बट मैं जब इनकम टैक्स में बताऊंगा कि ये मेरे पास पैसे कैसे आए हैं, तो उस समय के क्लैरिफिकेशन के लिए मुझे एक एग्रीमेंट चाहिए और मैं कह सकूं कि आपसे मैंने लोन लिया है। लेकिन बेसिक बात यही है हमारी, कागज पे हम ऐसा लिख रहे हैं बट एक्चुअल में मेरा ये कमीशन ही मैं आपसे ले रहा हूं, वकील की फीस है, स्टैंप ड्यूटी वगैरह वगैरह का इसमें खर्चा है। तो आप देख रहे हैं दो कंट्रेरी व्यू है, एक ओरल है और एक रिटर्न में। एक ही पर्सन का, स्वामी जी का कंट्रेरी व्यू।
फाइनली ये चीटिंग हो गई लाला जी के साथ, उन्होंने कुछ नहीं दिलाना था। अब जब ये स्वामी जी अरेस्ट हुए, तो स्वामी जी की तरफ से जो आर्गुमेंट आई थी वो ये थी, सेक्शन 94 भारतीय साक्ष्य अधिनियम को ध्यान में रखते हुए, कि देखिए जब एक बार डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो गया है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को प्रूव करने के लिए अब ये कॉन्ट्रैक्ट ही चलेगा, इसके लिए कोई ओरल एविडेंस अलग से नहीं आ सकता। और इस बात को लाला जी डिनाई नहीं कर सकते कि इन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था कि लाला जी ने ये एक्यूज को लोन दिया है, कोई कमीशन नहीं था, कोई स्टैंप ड्यूटी का पैसा नहीं था, कोई एडवोकेट की फीस नहीं। ये सब ओरल बातें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं, कॉन्कॉक्टेड स्टोरीज हैं। ऐसा एक्यूज की तरफ से प्ले रखी गई। हालांकि इस एग्रीमेंट में कुछ कमियां थी जो कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आ पा रहा था ये, इसलिए इस तरीके से हैंडल किया गया कि सेक्शन 94 भारतीय साक्ष्य अधिनियम कॉन्ट्रैक्ट पर एप्लीकेबल होती है, लेकिन हर वो एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आ सकता उस पर एप्लीकेबल नहीं होती। और ये जो डॉक्यूमेंट है जिसे लाला जी का साइन किया हुआ बताया जा रहा है, स्वामी जी बता रहे हैं कि दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, दिस एग्रीमेंट does not come under the purview of contract and section 94 भारतीय साक्ष्य अधिनियम is not applicable upon it, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट संविदा की कैटेगरी में नहीं आता है, इसलिए सेक्शन 94 इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। मैंने क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रखा था कि सपोज इसमें वो सारी बातें लिख दी गई होती जो एक कॉन्ट्रैक्ट बना देती इसको, तब तो कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आ जाता, और कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आते सेक्शन 94 भारतीय साक्ष्य अधिनियम एप्लीकेबल हो जाती, और फिर जो लाला जी ओरल एग्रीमेंट देना चाह रहे थे तब तो उनको एक्सक्लूड ही कर दिया जाता, और तब तो मान ही लिया जाता कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई स्वामी जी और लाला जी के बीच में ये लोन ट्रांजैक्शन थी, ये कोई चीटिंग वाला ट्रांजैक्शन नहीं था, और लाला जी के पैसे तो चले जाते। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इस केस में यहां पर स्वामी जी को, जो उन्होंने लाला जी को अपने कंडक्ट से, स्टेटमेंट से पहले विश्वास दिला दिया था कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये लोन के लिए नहीं है, ये कमीशन है, अब ये एक बार एस्टेब्लिश होगा केवल, ये एस्टेब्लिश होता है ओरल एविडेंस से, और अगर ये एस्टेब्लिश हो जाए एक बार ओरल एविडेंस से कि स्वामी जी ने ये जो ट्रांजैक्शन करी थी ये कमीशन था, लोन नहीं था, तो क्या ये एग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आने के बावजूद भी क्या इसको एस्टोपल नहीं लगेगा लाला जी को? क्योंकि सेक्शन 94 अगर आपने अप्लाई की तब तो एस्टोपल ओरल एविडेंस पर ही लगा हुआ है, एस्टोपल एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, बल्कि इनको एक्सक्लूड किया हुआ है कि अब इसके बारे में ओरल एविडेंस नहीं आएगी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि एक्चुअल सिचुएशन कोर्ट के सामने तो सत्य आना चाहिए ना। अगर कोई चतुर आदमी है, उसे पता है कि फ्यूचर में मैं ऐसे फंसूंगा और ऐसे बच सकता हूं, तो वो तो चीटिंग करने से पहले ही तैयारी कर लेगा और सबको बेवकूफ बना के बच के निकल भी जाएगा। तो क्या कानून के इस लूप होल से वो बचकर चला जाए? क्या लाला जी के साथ जस्टिस नहीं होगा? मैंने लूप होल क्या देखा, जो दो स्टोरीज दो राइटर्स ने पहले बताई, तो आपने अगर ध्यान दिया होगा तो दोनों ने बातें कही कि एक ने तो मना कर ही दिया, एक साहब ने तो कि सिविल एक्शन है, क्रिमिनल में इसका कोई एप्लीकेशन नहीं होगा। दूसरों ने जो बात कही उन्होंने भी कह दिया कि एक्यूज के अगेंस्ट तो नहीं होगा, प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट हो सकता है। अब यहां जो मैं स्टोरी आपको सुना रहा हूं इसमें मैं एक्यूज के अगेंस्ट एस्टोपल अलाउ करना चाह रहा हूं, अप्रूवल आप लोगों की चाहूंगा। बाकी जो अच्छे व्यूअर्स हैं आप उन लोगों के साथ शेयर करना, जो अच्छा लॉ जानते हैं उनकी भी अप्रूवल मैं चाहूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं ठीक कह रहा हूं। देखिए, आपको जब चेक करना हो कि एस्टोपल एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, तो पहले एस्टोपल के इंग्रेडिएंट तो आप चेक करेंगे, और मैंने क्वेश्चन वाइज बताया था कि एस्टोपल में फोर्स कहां से मिलता है, कब जाकर एस्टोपल एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या वो जो एक्यूज ने एक फॉल्स स्टेटमेंट दिया लाला जी को, क्या उस फॉल्स स्टेटमेंट के कारण एस्टोपल होता है क्या? आंसर इज नो। दूसरी बात, क्या लाला जी ने ऐसे फॉल्स स्टेटमेंट को ट्रू मान लिया था, क्या उसके कारण एस्टोपल अप्लाई होता है क्या? आंसर इज नो।
तीसरी बात, इसको ट्रू मानते हुए इस स्टेटमेंट के बिलीफ में लाला जी ने कोई एक्ट कर दिया था, उसको 4.25 करोड़ रुपए की पेमेंट कर दी थी, क्या इसके कारण एस्टोपल अप्लाई होता है क्या? आंसर इज अगेन नो। देन फोर्थ बात आपको ध्यान रखनी है कि जो एक्ट लाला जी ने कर दिया, इसके कारण लाला जी को कोई लॉस हुआ, इसके कारण डेट्रीमेंट हुए लाला जी, कोई हार्म हुआ, कोई डैमेज हुआ, कोई हानि। ये जो पोजीशन चेंज हो रही है लाला जी की, ये अल्टर्ड पोजीशन से फोर्स मिलता है एस्टोपल को, बाकी जो 3 सिचुएशन थी उनसे नहीं मिलता है। तो आप देखिए कि जब वो एक्यूज कंट्राडिक्टरी प्ली ले रहा है, एग्जांपल ले लेते हैं केएम नानावती वाला केस, जब एक्यूज ने कहा कि ये एक्सीडेंटली गोली चल गई, अब ये जो स्टेटमेंट उसने दिया है कि ये गोली एक्सीडेंटली चल गई, इसको किसने ट्रू माना? किसी ने भी नहीं माना। तो एस्टोपल का पहला ही इंग्रेडिएंट एप्लीकेबल नहीं हुआ। चलो मान लेते हैं कि कोर्ट ने कहा कि हम ठीक मान लेते हैं आपकी बात, बट आप एविडेंस लाइए, आप एक्सप्लेन करिए, रीजनेबल एक्सप्लेनेशन दीजिए। देन उसने रीजनेबल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की, देन क्या इस स्टेटमेंट को फिर किसी ने ट्रू माना क्या? और क्या इस स्टेटमेंट को ट्रू मानते हुए किसी व्यक्ति ने कोई एक्ट किया क्या? और क्या उस एक्ट के कारण किसी व्यक्ति को कोई लॉस हुआ क्या? उसकी पोजीशन अल्टर्ड हुई क्या, चेंज हुई क्या? नहीं हुई। किसी व्यक्ति की कोई पोजीशन चेंज नहीं हुई उस समय जब एक एक्यूज कंट्रेरी व्यू प्लीड करना चाहता है इन हिज डिफेंस, और जब किसी की पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, उसकी बात पर विश्वास करके कोई एक्ट ही नहीं कर रहा है, तो एस्टोपल का क्वेश्चन कहां से उठ गया? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं और इस पॉइंट पर अप्रूवल चाह रहा हूं। ऑन अदर हैंड, साथ के साथ अगर ये सारी कंडीशन पूरी होती हो तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में भी क्यों नहीं एप्लीकेबल होना चाहिए? वही एग्जांपल देखिए, स्वामी जी ने कहा था एक्यूज को, सॉरी, स्वामी जी ने कहा था लाला जी को कि मैं उस ट्रस्ट का चेयरमैन हूं, मैं आपको उस ट्रस्ट से 100 करोड़ रुपए पैसे दिला दूंगा। लाला जी ने मान ली उसकी बात, ट्रू मान लिया। उसकी बात पर विश्वास करते हुए लाला जी ने एक्ट भी कर दिया, 4.25 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में आरटीजीएस कर दिया। और उसकी बात पर विश्वास करते हुए उसने विश्वास दिलाया कि ट्रांजैक्शन तो यही है कि मैं स्वामी जी तुमको लोन दे रहा हूं, लेकिन एग्रीमेंट बना लेते हैं थोड़ा उल्टा कि तुम मुझे लोन दे रहे हो लाला जी। विश्वास क्या दिला रहा है कंडक्ट से? यानी ट्रांजैक्शन तो वही है, लेकिन बचाव के लिए ये डॉक्यूमेंट बना दिया। अब अगर ये कंट्रेरी व्यू अलाउ कर दिया जाए, जो सेक्शन 94 भी सपोर्ट करेगी उसको, एक्यूज को, देन तो लाला जी के साथ गए, लाला जी के पैसे तो लोन में गए, फिर चीटिंग नहीं हुई लाला जी के साथ, जबकि एक्चुअल में तो चीटिंग हुई है। तो लाला जी को लॉस भी हो रहा है अगर अलाउ कर देते हैं आप कंट्रेरी व्यू उसका। एग्रीमेंट से एक व्यू प्रूव हो गया और ओरल एविडेंस से दूसरा स्टेटमेंट प्रूव हो रहा है, दूसरा कंडक्ट, दूसरा व्यू प्रूव स्वामी जी का। तो स्वामी जी को अब दूसरे व्यू पर नहीं जाने दिया जाएगा, उसको रोक दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो मैं गैप की बात कर रहा हूं, मैंने देखा कि किसी राइटर ने भी जब एक्यूज और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में एस्टोपल को डिस्कस किया है तो उसके इंग्रेडिएंट पर कहीं भी किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। और बिना इंग्रेडिएंट पर ध्यान दिए आप एस्टोपल को अगर कहीं भी डिस्कस करेंगे तो मेरा मानना है कि कोई नतीजे पर बात नहीं पहुंचने वाली। तो जब भी आप एस्टोपल को डिस्कस करें, आइदर इन सिविल और आइदर इन क्रिमिनल, तो यू शुड माइंड द इंग्रेडिएंट ऑफ द एस्टोपल। निबंध के आवश्यक तत्व आपको हमेशा याद रखने हैं, और एप्लीकेबल ही जब होता है जब किसी व्यक्ति की पोजीशन चेंज हो जाए।
सेम व्यक्ति के स्टेटमेंट पर रिलाय करते। तो जहां-जहां पोजीशन चेंज होगी, जो ये मैंने इलस्ट्रेशन बताया था, तो लाला जी की पोजीशन चेंज होने के कारण इन माय हम्बल ओपिनियन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द बोथ राइटर्स कि क्रिमिनल मैटर्स में भी एस्टोपल को अप्लाई करना चाहिए। मेरे व्यू से, मेरे लॉजिक से आप कितना सहमत हैं, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा और ये आपके ऊपर मैं ओपन छोड़ता हूं कि आप किस तरीके से जब आपको मौका लगेगा तो रिप्रेजेंट करेंगे कि क्या एस्टोपल क्रिमिनल मैटर्स में एप्लीकेबल होता है या नहीं। एक ही बात आपको याद रखनी है कि जब आप एस्टोपल डिस्कस करेंगे तो एस्टोपल के इंग्रेडिएंट्स आपको पता होना चाहिए। एस्टोपल का प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। एस्टोपल को फोर्स मिलता कहां से है, एक्चुअल में एस्टोपल एकदम ट्रिगर कब होगा, वो है लास्ट पॉइंट कि कोई पोजीशन चेंज हो गई हो उस व्यक्ति की जिसने एक्ट किया है सत्य मानते हुए किसी स्टेट में, उसको लॉस हो गया हो। जब आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप पाएंगे कि मैं ठीक कह रहा हूं कहीं ना कहीं। तो अगर मैं ठीक हूं तो आपका समर्थन चाहूंगा, और अगर आप मैं गलत हूं तो आप अपना प्लीज लॉजिक जरूर बताइए कि किस कारण से मैं गलत हूं। अगर मुझे लॉजिक ठीक लगेगा तो मैं डेफिनेटली आपके लॉजिक को कंफर्म करूंगा नेक्स्ट वीक। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो से आज आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए, कमेंट करके तो बताएंगे ही आप। और नए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन करेंगे तो बहुत अच्छा। और दोस्तों, इंस्टाग्राम पर भी मैं छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट 1 मिनट, 1.5 मिनट में बहुत सारे बताता रहता हूँ। तो आप मेरे इंस्टाग्राम legal_lamp इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में एस्टोपल के काइंड्स हम देखेंगे कि कितने-कितने तरीके के एस्टोपल होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार। जय